नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी पर। इससे पहले हम उत्तराखंड के इतिहास में सुंग काल तक का अध्ययन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कुनिंद वंश की। कुनिंद वंश के बारे में हमने इससे पहले भी कई जगहों पे उल्लेख किया हुआ है और ये नाम हमें कई बार सुनने में दिखाई दिया है। अब ये कौन थे और उत्तराखंड में क्या इनका शासन था या नहीं था, या फिर ये एक स्वतंत्र राजा थे या मात्र किसी राजा के सामंत थे, या जो इनकी उपाधियाँ इनकी मुद्राओं पे हैं वो उपाधियाँ हैं या फिर किसी राजा के नाम हैं, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में इस वंश के बारे में हमें जानकारी किन किन स्थानों से प्राप्त हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कुनिंद इतिहास के स्रोतों की, या ऐसे स्रोतों की जिनसे हमें ये पता चलेगा कि उत्तराखंड के क्षेत्र में कुनिंद राजवंश का अस्तित्व था। अगर मैं स्रोतों की बात करूं और इसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जाऊं तो कई इतिहासकारों ने और कई यात्रियों ने कुनिंद वंश के बारे में बताया है। इनमें टॉलेमी, पाणिनि और वराहमिहिर का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ वायु पुराण तथा महाभारत से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। और महाभारत में हमने देखा था कि सुबाहु को एक पुलिंद राजा बताया गया था। इसी पुलिंद शब्द को इतिहासकारों ने कुनिंद से संबोधित कर दिया गया है, या फिर ये कह दिया गया है कि यही जो पुलिंद थे यही बाद में आपका कुनिंद कहलाए। इसके अलावा विष्णु पुराण में एक नाम मिलता है जो कि है कुलिंदो पत्यकश। तो विष्णु पुराण से भी हमें कुछ न कुछ इनके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ अशोक के कालसी शिलालेख में भी इस क्षेत्र के निवासियों को पुलिंद कहा गया है, यही पुलिंद। इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि संभवतः ये जो पुलिंद हैं यही आपका कुनिंद भी थे, यानी कि कुनिंदों को ही पुलिंद कहा जाता था। हालांकि सभी इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं होते, पर उत्तराखंड के अधिकतर इतिहासकार इस मत से सहमत होते हैं कि पुलिंद राजा ही कुनिंद कहलाए। साहित्यिक जो स्रोत हैं वो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और अभिलेख भी इनके हमें ज़्यादा नहीं मिलते, ना के बराबर प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र अभिलेख हमें इनके वैसे भी प्राप्त नहीं होते। जो इनके इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत है वो है इन शासकों के द्वारा जारी की गई मुद्राएं, यानी कि करेंसी। और अत्यधिक मात्रा में उत्तराखंड के क्षेत्रों से इस प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। हमें ये देखना है कि ये मुद्राएं क्या केवल उत्तराखंड से ही प्राप्त होती हैं या फिर अन्य क्षेत्रों से भी प्राप्त होती हैं, जिससे हम ये पता लगा सकें कि क्या ये कुनिंद सत्ता केवल उत्तराखंड तक ही सीमित थी या फिर उत्तराखंड के अन्य और आसपास के जो इलाके हैं क्या उन तक भी इस कुनिंद सत्ता का विस्तार था या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कुनिंद मुद्राएं हमें किन किन स्थानों से प्राप्त होती हैं। तो ये कुनिंद मुद्राएं हमें उत्तराखंड से तो मिलती हैं, साथ ही साथ ये मुद्राएं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों से, पंजाब के क्षेत्रों से, हरियाणा वाले क्षेत्र से और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पास बेहट वाले क्षेत्र से भी ये मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कुनिंदों का राज्य था या उनके राज्य का विस्तार था वो केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र सम्मिलित था। यानी कि इनका राज्य का जो विस्तार था या इनकी जो मुद्राएं के जो प्राप्ति स्थल हैं उसके आधार पर इनका राज्य एक विस्तृत राज्य हुआ करता था। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में ये मुद्राएं हमें बहुत से स्थानों से प्राप्त होती हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की मैं बात करूं तो टिहरी जनपद में थत्यूड़ तथा अठूड़ से, उत्तरकाशी जनपद में
देवढुंगा से तथा पौड़ी जनपद में सुमाड़ी तथा भेड़ गांव से इस प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ संपूर्ण कत्यूर घाटी से भी इस प्रकार की काफ़ी मुद्राएं देखने में आई हैं। यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में निम्नलिखित स्थान कुछ यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में कुछ निम्नलिखित स्थानों से हमें कुनिंद मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ये जो अधिकतर मुद्राएं हैं जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं, इनमें जो सबसे अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें एक नाम लिखा गया है और वो नाम है अमोघ भूति। अमोघ भूति जो ये नाम है, इस आधार पर कई इतिहासकार कहते हैं कि अमोघ भूति कुनिंदों का एक राजा था और अत्यधिक स्थानों से मुद्राएं अमोघ भूति नाम की प्राप्त होती हैं और अत्यधिक क्षेत्रों से ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि कुनिंदों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो आपका अमोघ भूति ही था। हालांकि कई इतिहासकार अमोघ भूति को राजा नहीं मानते और वो कहते हैं कि संभवतः अमोघ भूति एक उपाधि रही होगी। हालांकि जो भी हो, पर अधिकतर उत्तराखंड के इतिहासकार इस बात पे सहमत हैं कि अमोघ भूति कुनिंदों का एक राजा था और काफ़ी अधिक क्षेत्रों से उसकी मुद्राएं मिलने के कारण ये कहा जा सकता है कि अमोघ भूति कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुनिंद मुद्राओं के प्रकार की कि इन मुद्राओं के क्या क्या प्रकार हैं। प्रकार का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कुछ प्रकार की मुद्राएं इनकी समान हैं और इनको आपका कैटेगराइज करके रख दिया गया है और 3 प्रकार की कैटेगरी इनकी बना दी गई हैं। यानी कि 3 प्रकारों में इन्हें विभाजित किया गया है। पहला, ऐसी मुद्राएं जिनमें अमोघ भूति का नाम देखने के लिए मिलता है उन्हें कह देते हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। दूसरा, कुछ मुद्राएं आपका जो कत्यूर घाटी के आसपास प्राप्त होती हैं और लगभग केवल उत्तराखंड वाले क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं, उन मुद्राओं को कहा गया है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तथा कुछ मुद्राओं पर एक नाम लिखा गया है और ये नाम है चत्रेश्वर तथा कुछ ने इसे पढ़ा है छत्रेश्वर, इसलिए कह दिया जाता है चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो कुल मिला के ये मुद्राएं 3 भागों में बांटी गई हैं। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं तथा चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। अब एक एक करके हम इन तीनों मुद्राओं का अध्ययन करेंगे और इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं की। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उन्हें बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों की मुद्राओं के समतुल्य माना जाता है और ये मुद्राएं 2 धातुओं में मिलती हैं। यानी कि ये मुद्राएं द्विधात्विक हैं। पहला, रजत यानी कि जो मुद्राएं चांदी में प्राप्त होती हैं, सिल्वर, और दूसरा ताम्र या तांबा या कॉपर, यानी कि जो मुद्राएं तांबे की बनी हुई हैं। इन मुद्राएं को भी हम बात करेंगे और एक एक करके हम बात करेंगे इसकी रजत मुद्रा तथा इसके तांबे की मुद्राओं की। सबसे पहले बात करेंगे अमोघ भूति की रजत मुद्रा की। इसकी जो रजत मुद्रा है इस पर एक लेख देखने के लिए मिलता है और लेख है राज्ञः कुनिन्दस् अमोघ भूतिस् महारजस। कुछ इस प्रकार का लेख देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस चांदी की मुद्रा की आगे वाली तरफ को देखें तो ये लेख लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में तथा अगर हम इसके पीछे वाले भाग को देखें, पृष्ठ भाग को देखें, तो यही लेख लगभग इसी से मिलता जुलता ही लेख राज्ञः कुनिन्दस् अमोघ भूतिस् महारजस लिखा गया है खरोष्ठी लिपि में।
यानी कि अमोघ भूति की मुद्राओं पर दो लिपियों का प्रयोग है, एक तो ब्राह्मी और दूसरा खरोष्टी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं वो द्विधात्विक होने के साथ साथ द्विलिपीय भी हैं, यानी कि दो लिपियों में लिखी गई हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश की शासकों की मुद्राएं द्विलिपीय हैं, तो वह आपका अमोघ भूति की मुद्राएं हैं और कुड़िंद वंश की मुद्राएं हैं। कुड़िंद वंश में भी अमोघ भूति की मुद्राएं द्विलिपीय प्राप्त होती हैं ब्राह्मी और खरोष्टी में, तथा द्विधात्विक भी प्राप्त होती हैं तांबे और रजत में। अगर मैं इसके रजत मुद्राओं के भार की बात करूं, इनके वेट की बात करूं, तो इनका वेट है 31 से 38 ग्रेन के मध्य। साथ ही साथ इसका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी रजत मुद्रा का चित्र आप देख सकते हैं। एक हिरण का अंकन इस पे किया गया है, साथ ही साथ एक नारी का चित्र इस पे बना हुआ है। नारी के हाथ में कुछ लोग कहते हैं कि ये फूल है, यानी कि एक कमल का पुष्प है। साथ ही साथ इसमें जो लेख है वो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, और ये वही लेख है, राज्ञः कुड़िंदस् अमोघ भूतिस् महाराजस्। इसके अलावा इसके पृष्ठभाग की बात करें तो यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार की आकृति को पर्वत कहा गया है। नंदी के पैर देखने के लिए मिलते हैं, एक वृक्ष का आकृति हमें देखने के लिए मिलता है, और एक लहरदार रेखा हमें देखने के लिए मिलती है। और इसी रेखा को कुछ पुरातत्व वेदा आपका नाग बताते हैं, तथा कुछ इसे नदी बताते हैं, यानी कि नाग या नदी। और ये आपका पुरातत्व वेदा जिस हिसाब से इनको देखें उस हिसाब से वो अपने अपने विचार इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये समय के अनुसार हर एक इतिहासकार किस हिसाब से इन मुद्राओं को देखता है, ये उसकी सोच हो सकती है और उसका अध्ययन हो सकता है। अगर मैं बात करूं अमोघ भूति की ताम्र मुद्राओं की, तो इसका भार जो है वो 9.5 से 252 ग्रेन तक का है। और इसकी कुछ मुद्राएं हमें वही ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में देखने के लिए मिलती हैं, और कुछ मुद्राएं केवल ब्राह्मी लिपि में भी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये थी अमोघ भूति की मुद्राएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की। अल्मोड़ा प्रकार की जो ये मुद्राएं हैं ये उत्तराखंड वाले क्षेत्रों से ही प्राप्त होती हैं, और मुख्यतः जो अल्मोड़ा के आसपास लगे क्षेत्र हैं उन स्थानों से ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इन मुद्राओं पर कुछ राजाओं के नाम लिखे गए हैं, और इन मुद्राओं से जो राजा या जिन राजाओं के हमें नाम प्राप्त होते हैं वो कुल मिला के 8 राजा हैं। और क्वेश्चन यहीं से आता है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से कुल कितने राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं, तो ये आपके 8 राजा हैं। इनके नाम शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभत, शिवरक्षित, गोमित्र, विजयभूति तथा आशिक। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभत, शिवरक्षित, गौमित्र, विजयभूति तथा आशिक। तो ये 8 राजा हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से इनके नाम प्राप्त होते हैं। इनमें से कभी भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं के हमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से नाम प्राप्त होते हैं, या इनमें से कोई एक और राजा वो दे सकता है जो कि इनमें शामिल ना हो। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। साथ ही साथ जो इस शुरू के 4 राजा हैं, यानी कि शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभत, इनकी मुद्राएं आपका लंदन म्यूजियम में भी सुरक्षित रखी गई हैं। कुल मिला के 4 राजाओं की मुद्राएं शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभत। हालांकि यशवंत सिंह कटौज ने शिवरक्षित की मुद्रा का भी वहाँ होने का प्रमाण बताया है, परंतु अभी तक जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो इस बात पे सहमत हैं कि शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त तथा मगभत कुल 4 राजाओं की मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित हैं। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी गई हैं।
ये थे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के विषय में। जो इस प्रकार की मुद्राएं हैं, इन पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा गया है और वो है भागवत चत्रेश्वर महात्मन। और जिन मुद्राओं पे इस प्रकार का नाम या इस प्रकार का लेख ब्राह्मी लिपि में देखने के लिए मिलता है, उन्हीं मुद्राओं को चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। अब इन मुद्राओं पे जो अंकन किया गया है वो एक पुरुष का अंकन है। एक पुरुष, इस पुरुष की जटाएं हैं। इस पुरुष ने अपने एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, एक हाथ में एक खाल है, और इतिहासकार कहते हैं कि ये खाल बाघ की है, यानी कि व्याघ्र की है। और इस आधार पर अगर आप देखें कि त्रिशूल पकड़ा हुआ है, जटाएं हैं, खाल है और वो बाघ की है, तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये अंकन है ये लगभग भगवान शिव की तरह अंकन इस पर किया गया है। और अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में जो अंकन किया गया है वो अंकन भगवान शिव का किया गया है। और ये कहा जाता है कि भगवान शिव आपका कुड़िंदों के देवता थे, इसीलिए उन्होंने इन मुद्राओं पर भागवत चत्रेश्वर महात्मना अंकित किया हुआ है। और जो भी मुद्राएं इस प्रकार की हैं, इन्हें चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि कुछ इतिहासकार चत्रेश्वर नाम को किसी राजा का नाम भी बताते हैं और इसे किसी कुड़िंद राजा से देखकर जोड़कर देखते हैं, परंतु अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि जो ये मुद्रा है, ये इस पर जो अंकन है वो भगवान शिव का किया गया है। इन मुद्राओं का जो भार है वो 131 से 291 ग्रेन के बराबर है तथा ये मुद्राएं कुछ कुषाण मुद्राओं के, कुषाणों की ताम्र मुद्राओं के समान है। तो ये कुछ स्रोत हैं और मुख्यतः जो स्रोत हमें पता चलते हैं, जो हमें बताते हैं कुड़िंद इतिहास के बारे में, वो ये मुद्राएं ही हैं। हालांकि कुड़िंदों के अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होते, इसीलिए कुछ इतिहासकार इन्हें शासक नहीं मानते, बल्कि जो अमोघ भूति लिखा गया है इसे केवल एक उपाधि मानते हैं। हालांकि जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो इन्हें एक शासक ही मानते हैं। इसीलिए जो आपका कुड़िंद वंश है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो ये मुद्राएं हैं, इससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कोई ना कोई सत्ता शासन जरूर कर रही थी। इसीलिए कुड़िंदों को उत्तराखंड का पहला राजनैतिक वंश भी कहा जाता है। जबकि इसके बाद जब आगे की वीडियोस में हम अध्ययन करेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजाओं के बारे में, इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश। अब आप थोड़े समझने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। एक को कहा जा रहा है उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश तथा दूसरे को कहा जा रहा है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश। डिफरेंस क्या है? अगर हम कुड़िंदों की बात करें तो यहाँ पे इनकी मुद्राओं से इतना तो पता लगता है कि यहाँ पे कुड़िंद नाम का कोई ना कोई जाति जरूर शासन कर रही थी, पर क्या ये स्वतंत्र राजा थे या फिर किसी राजा के सामंत थे, इस पर अभी भी एक तरीके से विद्वानों में मतभेद है। हालांकि ये चीज़ साबित हो जाती है कि अगर किसी क्षेत्र में मुद्रा का प्रसार है तो संभवतः वहाँ पे कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता जरूर मौजूद है, परंतु क्या वो सत्ता स्वतंत्र है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर ये इतने बड़े शासक हैं और इनकी मुद्राएं उत्तराखंड में इतने अधिक स्थानों से प्राप्त हो रही हैं, तो फिर क्यों इन्होंने अपना कोई लेख या फिर कोई शिलालेख स्थापित नहीं करवाया। इस आधार पर इतिहासकार इन्हें ऐतिहासिक वंश से थोड़ा सा अलग रखते हैं और केवल इन्हें एक राजनीतिक वंश की संज्ञा देते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, इनकी मुद्राओं ने से ये जरूर पता लगता है कि उत्तराखंड में इस समय कोई ना कोई राजनीति जरूर कार्य कर रही थी, कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता
जरूर काम कर रही थी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश। हालांकि जो पवाड़े हैं या कहानियां हैं, गीत हैं, पौराणिक गीत, उनमें भी जो आपका अधिकतर गांव में लोगों के द्वारा गाए जाते हैं आज भी, उनमें भी आपका कुनिंद वंश के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये साबित करता है कि ये अभी एक तरीके से इन्हें हम पूर्णतः ऐतिहासिक वंश नहीं कह सकते, इसीलिए इन्हें पहले राजनीतिक वंश की संज्ञा दी जाती है। जबकि दूसरी तरफ जो कार्तिकेयपुर है या कत्यूरी राजवंश है, इनके अत्यधिक मात्रा में उत्तराखंड से अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, ताम्रपत्र लेख प्राप्त हो रहे हैं, शिलालेख प्राप्त हो रहे हैं, और इनका जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा उत्तराखंड हमें देखने के लिए, इनके अंतर्गत शासन करने के लिए देखने को मिलता है। गढ़वाल में जोशीमठ से लेकर और बैजनाथ तक का वाला क्षेत्र आपका कार्तिकेयपुर राजाओं के ही अंतर्गत था। साथ ही साथ अभिलेख तो इनके मिलते ही हैं, इनके द्वारा कई बनाए गए मंदिर भी उत्तराखंड में हमें देखने के लिए मिलते हैं, और उत्तराखंड की कहानियों में, गीतों में, पवाड़ों में ये कार्तिकेयपुर राजा अभी भी इनको एक तरीके से याद किया जाता है। यहाँ तक कि जो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख देवता हैं, जैसे हरज्यू, गोलू देवता, इनका भी संबंध कहीं ना कहीं कार्तिकेयपुर राजाओं से बताया गया है। तो शिलालेख भी मिल रहे हैं, कहानियों में जिक्र भी मिल रहा है, तो इस आधार पर इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश। तो आप दोनों चीज़ों को नोट करेंगे कि अगर क्वेश्चन ये आ गया कि उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश कौन सा है, तो आंसर होगा कुनिंद वंश। जबकि अगर क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है, तो आंसर होगा कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।